क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था निजी सार्वजनिक भूमंडलीय उपक्रम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पार्ट नंबर 4। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे विभागीय उपक्रमों के लाभ एडवांटेजेस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें 5 पॉइंट हमने किए थे। 6 पॉइंट पर आते हैं। वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा सरलता से हो जाती है। फाइनेंस इज मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट इजीली। गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर पैसे का इंतज़ाम करती है, इसलिए आसानी से यहाँ पर पैसे की व्यवस्था इंतज़ाम हो जाता है। 7 पॉइंट है सभी कार्यों पर सरकारी अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण फंड्स का दुरुपयोग नहीं होता। ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, हेंस द फंड्स आर नेवर मिस यूटिलाइज्ड। यहाँ पर जो भी काम होते हैं सरकारी अधिकारियों का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फंड्स का मिसयूज़ दुरुपयोग जो है वो नहीं कर पाता। अगला टॉपिक हमारा है विभागीय उपक्रमों के दोष पूछे जाएं, सीमाएं पूछी जाएं, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कमियां होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं, हानियां क्या होती हैं, दोष क्या होते हैं। तो पॉइंट पहला है इसके कर्मचारी प्रशासनिक कार्य में दक्ष होते हैं परंतु व्यावसायिक अनुभव नहीं होता, अतः उपक्रम की समस्याएं वह नहीं सुलझा पाते। Their employees are expert in the executive work and have no experience of the business, so they can't solve the company's problem properly. क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनको ये तो मालूम है कि कैसे शासन करना है, कैसे सरकार को चलाना है, परंतु बिज़नेस के बारे में इनको एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए जो व्यवसाय से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको ये सुलझा पाने में समर्थ नहीं होते। सेकंड पॉइंट आया क्योंकि इनके कर्मचारी नागरिक प्रशासन के कार्यों में उलझे रहते हैं, इसलिए उन्हें उपक्रम की समस्याओं को सुलझाने का समय ही नहीं मिल पाता। Their employees remains engaged in the public administrative work and don't have a time to solve the problems of the organizations. क्योंकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं तो बाकी सरकारी कार्य जो होते हैं, प्रशासन के कार्य, वो भी इनको करने होते हैं। यदि कभी वहाँ से फ्री होते हैं तब आकर इनकी उपक्रम की जो समस्या है उनको सुलझाते हैं। तो सामान्यतः उपक्रम के कार्यों के लिए इनके पास समय कम ही बचता है। थर्ड पॉइंट है सरकारी नियमों में फंसे रहने के कारण ये तो न शीघ्र निर्णय ले पाते हैं न व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। They have to follow the strict rules, so they can't either take quick decisions or able to take the advantages of the business opportunities. सरकार के नियमों में फंसे यहाँ पर जो बिजनेस है इसके लिए सरकारी नियम काफ़ी कठोर होते हैं। हर कार्य के लिए सरकार के नियमों का पालन करना होता है। तो जब तक सभी सही तरीके से हम निर्णय नहीं लेंगे या कोई डिसीजन नहीं होता तब तक आगे की कार्रवाई नहीं चलती। इसलिए यहाँ पर शीघ्र निर्णय जो है वो नहीं ले पाते और बिज़नेस के जो अवसर होते हैं, मौके होते हैं, उनका लाभ हम लोग नहीं उठा पाते क्योंकि निर्णय लेने में देरी हो जाती है। चौथा पॉइंट है क्योंकि इन उपक्रमों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसलिए इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किस्म अधिकांश घटिया होती है। Because they don't have to face any competition, so generally the goods produced by them are of the inferior qualities. हम वस्तु का निर्माण अच्छी क्वालिटी का तभी करते हैं जब हमारे को मालूम है कि हमारी कंपटीशन में बाकी कंपनीज हैं। मतलब सरकारी जो कंपनीज होती हैं इनके कंपटीशन में और कोई कंपनी नहीं होती, इसलिए जो है इनको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वस्तुओं की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। पाँचों पॉइंट है इनके प्रबंधकों को अधिक परिश्रम से कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि उपक्रमों की अर्जित आय सरकारी कोष में जमा करानी पड़ती है। There is no motivation for the hard work because all the money earned by the organization have to be deposited in the government treasury. यहाँ पर क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम जब परिश्रम करते हैं तो उसके बदले में हमारे को अगर अधिक लाभ होता है तभी हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। परंतु यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो ये देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, अधिक हम लाभ कमाते हैं, तो लाभ जितना भी होगा वो सारा सरकारी खजाने में हमारे को जमा करवाना होगा। इसलिए हम वो लाभ जो हम मेहनत करेंगे उसका लाभ तो सरकारी खजाने में चला जाएगा, हमको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। इससे उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलती कि वो संस्था के लिए और ज़्यादा खूब मेहनत करें। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया हानि को सरकारी खजाने से पूरा किया जाता है, इससे भरपाई जनता पर कर लगाकर की जाती है। लॉस ऑफ दिस अंडरटेकिंग इज कवर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट
monetary which is recovered from the public in a form of tax। जो भी हानि होती है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसके कारण संस्था हानि में जाती है, और ये जो हानि होगी उसको सरकार कहाँ से पूरा करती है? सामान्य जनता पर टैक्स लगाती है। तो जब सामान्य जनता पर टैक्स लगाया जाएगा तो गलती कर रही है कंपनी के कर्मचारी, वो लापरवाही कर रहे हैं, और सामान्य जनता जो है उस हानि को भुगतती है। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया 7th, ये उपक्रम जो है मंत्रियों की देखरेख, मिनिस्टर्स की देखरेख, सुपरविज़न में चलते हैं, और वे पार्टी के हित को प्राथमिकता देते हैं, मतलब अपनी पार्टी के काम को ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस पर ध्यान नहीं देते। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस रन अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्टर्स which give more weightage to the political party's job in comparison to the department undertaking। यहाँ पर क्या हुआ कि कर्मचारी जो मंत्री जो हैं वही अधिकारी हैं, वही डिसीजन लेंगे, और उनका सारा ध्यान होता है अपनी पार्टी की तरफ कि हम पार्टी में कैसे जीतें और कैसे अगला कार्य करें। इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरफ वो ध्यान नहीं देते, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है या ये उन्नति नहीं कर पाती। 8वां पॉइंट दिया गया, अत्यधिक कागजी कार्रवाई होने के कारण, लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण या तो काम निपटता ही नहीं है या देरी से पूरा होता है। ड्यू टू द मोर डॉक्यूमेंटेशन वर्क आइदर द वर्क इज़ टोटली हेल्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन और कांट बी कम्प्लीटेड एट ऑल। क्योंकि कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, इसलिए अधिकारी कोई भी कार्य करने से टलते हैं। इसके कारण या तो कार्य पूरा ही नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। अगला टॉपिक हमारा जो है वो ये विभागीय उपक्रमों की उपयुक्तता या सूटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। विभागीय उपक्रम जो होते हैं ये कौन से प्रकार के बिजनेस में सूट करते हैं, किस प्रकार के बिजनेस में ये सही होंगे। तो पहला पॉइंट है, ये सामरिक महत्व के उद्योगों में जहां गुप्तता आवश्यक होती है, इन द इंडस्ट्रीज वेयर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन वेयर सिक्योरिटी इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड। ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पर कि सामरिक महत्व, मतलब जैसे अस्त्र शस्त्र जो बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं देश के, उन उद्योगों को इस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो सही तरीके से लगाया जा सकता है। जहाँ पर कि गुप्तता आवश्यक हो, सीक्रेसी जो है मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, कि क्या औजार बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितनी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, प्रतिवर्ष किस प्रकार की क्वालिटी क्या है, ये हम सामान्य लोगों को नहीं बताना चाहते, तो हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा इसको बनाते हैं। सेकंड बात, जहाँ सरकारी नियंत्रण व एकाधिकार की आवश्यकता हो, सरकार को लगता है कि यहाँ पर हम खुद इसी कार्य को करेंगे और कोई नहीं करेगा, और सरकार अपना नियंत्रण भी उस पर बनाए रखना चाहती है। जैसे होगी रेलवे सर्विस, डाक सेवा, ठीक है, डाक सेवा होगी, संचार कम्युनिकेशन की हो गई, रेडियो फैसिलिटी टीवी वगैरह की हो गई। विद द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द मोनोपोली इज रिक्वायर्ड रेलवेज, पोस्टेजेस, सर्विसेज, कम्युनिकेशंस एंड रेडियोज एक्सेट्रा। अगला टॉपिक है विभागीय उपक्रमों की उपयोगिता या यूटिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। इनकी उपयोगिता क्या है? तो पहला दिया गया, जहाँ सार्वजनिक हित में पूर्ण सरकारी नियंत्रण आवश्यक हो, विद द फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड। सार्वजनिक हित मतलब सामान्य जनता के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए सरकार का किसी कंपनी को कंट्रोल करना आवश्यक हो, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सही रहेगा। सेकेंड है, जहाँ गोपनीयता आम हो, सुरक्षा के उद्योग जहाँ पर हो, वेयर द सीक्रेसी इज़ द प्रायोरिटी फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री। जहाँ पर सरकार ये चाहती है कि यह कार्य गोपनीय तरीके से किया जाए, जैसे कि सुरक्षा के उद्योग जो होते हैं। थर्ड पॉइंट है, जहाँ सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं उपलब्ध करवानी हो और निजी क्षेत्र की भागीदारी नगण्य हो, वेयर द सर्विसेज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट आर टू बी प्रोवाइडेड एंड द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज नेग्लिजिबल। सार्वजनिक उपयोगिता मतलब सामान्य जनता के लाभ के लिए हमसे हमारे को कोई सेवा उपलब्ध करवानी है, परंतु कोई भी निजी व्यक्ति, निजी कंपनी इसमें कार्य नहीं करना चाहता, इस कार्य को नहीं करना चाहता, उनकी भागीदारी बिल्कुल नहीं है। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना होना, नगण्य मतलब बिल्कुल कम होना। अगला पॉइंट है, जहाँ पूंजी निवेश अधिक हो तथा लाभ की गारंटी ना हो, वेयर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ द प्रॉफिट। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स पूंजी बहुत ज़्यादा हमको लगानी पड़ेगी, इसलिए प्राइवेट कंपनी वाले ज़्यादा पूंजी नहीं लगाते। और दूसरी बात है कि उसमें लाभ की गारंटी भी नहीं है कि लाभ होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो प्राइवेट उद्योग वाले इसको नहीं लगाते क्योंकि वो लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। अगला दिया गया, भारत में विभागीय उपक्रम के रूप में स्थापित विभाग कौन कौन से हैं।
भारत में विभागीय उपक्रम के रूप में कौन कौन से विभाग बनाए गए? सो डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारतीय डाकतार विभाग हो गया, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इसका संचालन संचार मंत्रालय करता है, इट्स रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवेज, इसका संचालन रेल मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करता है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस हो गई, दिल्ली मिल्क स्कीम हो गई इत्यादि। अगला टॉपिक जो है वो है सार्वजनिक निगम, जिसको हम पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। तो ये सबसे आधुनिक रूप है सार्वजनिक निगम। ये जो है ये सेकंड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में, आधुनिक रूप की है। इसका संचालन मतलब चलाना, ऑपरेशन, प्रबंध का मतलब है मैनेजमेंट, सारा हिसाब किताब रखना, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण करना। ये सारी कार्रवाइयाँ जो है संसद या विधानसभा में विशेष अधिनियम स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, सबकी परमिशन ली जाती है, उसके द्वारा ही इस निगम मतलब पब्लिक कॉरपोरेशन सार्वजनिक निगम की स्थापना की जाती है। ये काफ़ी कुछ जो संयुक्त पूंजी कंपनी है, जो स्टॉक कंपनी है, उससे मिलता जुलता होता है। इसकी स्थापना विशेष अधिनियम पास करके की जाती है, स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, विशेष एक्ट पास किया जाता है, फिर इस कंपनी को बनाया जाता है। जबकि कंपनी की स्थापना जो की जाती है, क्योंकि दोनों काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो ये विशेष अधिनियम संसद या विधानसभा में पास करके बनाया जाता है, जबकि कंपनी जो बनाई जाती है वो कंपनी अधिनियम की व्यवस्था या सिस्टम के अनुसार बनाई जाती है। ये जो निगम हम बना रहे हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर सार्वजनिक निगम, इसका कार्यक्षेत्र जो है, इसके अधिकार जो है, इसकी सीमा उसी अधिनियम में लिखी होती है जिस अधिनियम के अंतर्गत इसको बनाया गया। इसका संचालन, ऑपरेशन, चलाना, नियंत्रण सरकार के अधीन होता है, फिर भी व्यावसायिक और औद्योगिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। मतलब सरकार तो उसको कंट्रोल करती है, पर जैसे एक ऑर्डिनरी बिजनेस वाले चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीके से सरकार इसको चलाती है। इसके एग्जांपल्स यदि पूछे जाएं या फिर आपको मेंशन करने हो तो भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, भारतीय एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, तेल व प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबके इसके एग्जाम्पल हैं। परिभाषा पर आते हैं तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय रूजवेल्ट के अनुसार सार्वजनिक निगम एक ऐसा संगठन है, ठीक है, एक ऐसा संगठन है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सरकार की सत्ता का परिधान पहने हुए, मतलब सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल होता है, ऐसा हमें लगता है, जो निजी उपक्रमों की भांति लोचपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ जैसे प्राइवेट कंपनियां लोचपूर्ण होती हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकती हैं, दिखने में ये सरकार की तरह दिखता है, परंतु निजी उपक्रम की तरह ये अपने आप को आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रूजवेल्ट, it is clothed with the powers of the government but possessed of the flexibility and initiative of a private enterprise. is clothed with the cloth मतलब दिखाई देता है, the powers of the government की पावर इसमें दिखाई देती हैं, but possessed मतलब ये इसमें ये गुण है, of the flexibility चेंज करने का, initiative ऑफ द प्राइवेट एंड, जैसे इनिशिएटिव मतलब शुरू करना, प्राइवेट वाले फटाफट काम करते हैं, वैसे ये भी करता है। तब आते हैं इसके प्रारूप पर, फॉर्म्स पर, लोक या सार्वजनिक निगम के प्रारूप या फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशंस। पहला प्रारूप इसका आ गया विशुद्ध सरकारी निगम या प्योरली गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, जिसमें कि अंश पूंजी, जिसकी कि अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल केवल या तो केंद्रीय सरकार की होती है, प्रादेशिक सरकार जिसको हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट, इसके द्वारा ही सारी पूंजी जो है वो खरीद ली जाती है। एग्जांपल के लिए दामोदर घाटी निगम। उसके बाद दूसरा प्रकार है इसका मिश्रित निगम, जिसको हम मिक्स्ड कॉरपोरेशन बोलते हैं। इसकी कुल अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल जो होती है, उसका अधिकतम भाग मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है या केंद्रीय सरकार के पास होता है या राज्य सरकार के पास होता है, या अधिक से अधिक 20% भाग जो है वो व्यक्तिगत उपक्रमों का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20% प्राइवेट का होगा और बाकी सारा सरकार का होगा। इसके एग्जांपल में औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आप इसके एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक आएगा सार्वजनिक निगम की विशेषताएं और फीचर्स ऑफ द पब्लिक
कॉरपोरेशंस। पहला आएगा विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित, एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्पेशल एक्ट। इसकी स्थापना जो होती है संसद में विशेष नियम पास करके, विशेष अधिनियम पास करके इसकी स्थापना मतलब शुरुआत की जाती है। इसके कर्तव्य मतलब ड्यूटीज़, अधिकार, जो अथॉरिटीज़ हैं वो सभी का सब वर्णन जो है इसी अधिनियम में, इसी स्पेशल एक्ट में वर्णित होता है। सेकंड है सरकार का पूर्ण स्वामित्व, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार ही पूरी पूंजी का इंतजाम करती है, व्यवस्था करती है, मतलब इंतजाम करती है। दैनिक प्रशासन में, दैनिक प्रशासन मतलब रोज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रोज़ का जो काम है उसे मंत्री और सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त होता है। पूरे रूप से सरकारी अधिकारियों का कंट्रोल नहीं होता, निजी रूप में भी ये चलाती है, तो 100% कंट्रोल होगा ऐसा नहीं होता। थर्ड है वैधानिक अस्तित्व या लीगल एंटिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोल रहे हैं पब्लिक कॉरपोरेशन या सार्वजनिक निगम, इसका सरकार से अलग अपना एक निजी अस्तित्व होता है, मतलब सरकार से ही अलग होती है। इस प्रकार ये स्वयं अपने नाम से सौदे कर सकती है। ये जो निगम है, ये कॉरपोरेशन है, ये अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकता है, सामान खरीद बेच सकती है और संपत्ति भी क्रय कर सकती है, एसेट भी खरीद सकती है।